नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अभी इन्फो पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 को देखेंगे। इस धारा में ये बताया गया है कि अगर कोई विवाह संपन्न होता है, तो क्या वास्तव में वो विवाह वैध है या नहीं? आप लोग शादी कर लेते हैं, लेकिन आपको ये भी पता नहीं होता कई बार कि आपने जो शादी की है, वो कानूनी रूप से अवैध भी है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से यही देखेंगे कि वे 5 शर्तें कौन-सी है, धारा 5 के अंतर्गत जो हमें ये बताती है कि आपका विवाह वैध है या अवैध है। कई बार लोगों को ये पता ही नहीं रहता है कि कानून में कुछ शर्तें भी दे रखी है, उन शर्तों का अगर पालन नहीं होता है, तब वह विवाह अवैध माना जाता है। वैध नहीं माना जाएगा, वैध माना जाएगा। देखते हैं दोस्तों, कौन-कौन सी शर्तें हैं, आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हमारे द्वारा हिंदू विवाह अधिनियम की सभी धाराओं को वन बाय वन देखा जाएगा। हम पढ़ेंगे एक नई सीरीज के साथ में। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। धारा 5 हिंदू विवाह के लिए शर्तें। 2 हिंदुओं के बीच विवाह अनुष्ठापित किया जा सकेगा यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी हो जाए। यानी कि 2 हिंदुओं के बीच में कोई विवाह पूर्ण हो सकेगा अगर ये शर्तें पूरी हो जाती है तो। देखिए, हम बहुत ही आसान भाषा में इस क्लिष्ट लैंग्वेज को समझेंगे। विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से न तो वर की कोई जीवित पत्नी हो, न वधू का कोई जीवित पति हो। यानी कि जिस समय आपका विवाह किया जाता है, उस समय दोनों पक्षों के, पति के भी और पति पत्नी के भी, कोई जीवित पति या पत्नी नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो पत्नी शादी कर रही है, उसका कोई और जीवित पति हो, या जो पति शादी रचा रहा है, उसकी कोई जीवित पत्नी हो। तो अगर ऐसा होता है, तो वो विवाह बिल्कुल अवैध माना जाएगा। दूसरा, विवाह के समय दोनों पक्षकारों में से कोई पक्षकार, अब जब विवाह हो जाता है तो कुछ कंडीशन ऐसी भी है जो नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों में से एक पक्षकार को इन मैं जो बताऊँगा अभी उन कंडीशन में है, तो भी आपका विवाह वैध नहीं माना जाएगा। अब देखिए वो कौन-कौन सी कंडीशन है। पहली, चित्त विकृति परिणाम स्वरूप विधि मान्य सम्मति देने में असमर्थ न हो। चित्त विकृति के कारण सहमति, विधि मान्य सहमति यानी अपनी सम्मति देने में असमर्थ न हो। कोई भी कंसेंट मांगी जाती है तो वो उसकी तरफ से सहमति दी जा सके, ऐसा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप जो बात कर रहे हो और उसकी किसी बीमारी की वजह से वो समझ नहीं पा रहा है और उसका जवाब देने में अगर असमर्थ है, तो वो विवाह अवैध माना जाएगा। दूसरा, विधि मान्य सहमति देने से समर्थ होने पर भी अगर वो अपनी सहमति देने में समर्थ है, फिर भी अगर इस हद तक मानसिक विकार से पीड़ित न रहा हो कि वह विवाह और संतानोत्पत्ति के लिए अयोग्य हो। यानी कि वो कंसेंट भी दे देता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो व्यक्ति विवाह और संतानोत्पत्ति के योग्य ना हो। कई बार आपने देखा होगा कि पुरुष को या महिला को ये तकलीफ होती है, समस्या होती है कि उनके बच्चे नहीं होते हैं, ऐसी उन्हें एक बीमारी होती है। बाद में पता चलता है कि इनकी तो पीरियड ही नहीं आ रहे हैं, या पुरुष का ऐसा है कि इनका स्पर्म बहुत लो क्वालिटी का है, जिस वजह से वो बाप नहीं बन पाएगा। अगर ये चीज़ें आपको बाद में शादी के बाद भी पता चलती है, तो भी आप लोग अपने उस विवाह को अयोग्य घोषित करवा सकते हो, अवैध घोषित करवा सकते हो। ऐसा नहीं है कि पूरी ज़िंदगी भर आप उसी व्यक्ति के साथ बंधे रहेंगे, या कानून की जानकारी नहीं होने की वजह से आप सोच रहे हैं कि मैंने शादी कर ली है, तो अब मैं इसको छोड़ के नहीं जा सकती या नहीं जा सकता, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। अगर आपको पता चलता है शादी के बाद भी कि उस महिला में या उस पुरुष में इस प्रकार की समस्या है कि वो संतान उत्पत्ति नहीं कर सकता, उसके योग्य नहीं है, या उसमें कोई मानसिक विकार भी है, तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं, लेकिन पहले के लिए पहले तलाक देना होगा और आपको मिल जाएगा अगर ये कंडीशन होती है तो। क्योंकि अगर ये कंडीशन है तो वो विवाह अवैध माना जाएगा। उसे उन्मत्तता का बार-बार दोहराना पड़ता हो। आपने देखा होगा कि कई बार कपल शादी के बाद 2-4 महीनों बाद पता चलता है कि उस महिला को या उस पुरुष को ऐसा कोई बीमारी है जिसमें बार-बार ऐसे दौरे पड़ते हैं या उसे समस्या होती है। अगर उसका आपको पहले पता नहीं था तो आपका वो विवाह
अवैध हो सकता है। विवाह के समय वर ने 21 वर्ष की आयु और वधू ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। अब ये तो आपको सभी को पता है कि 21 वर्ष की आयु वर की होनी चाहिए और 18 वर्ष की आयु वधू की होनी चाहिए। अब देखिए चौथी शर्त क्या कहती है। फोर्थ, जब तक कि दोनों पक्षकारों में से हर एक को शासित करने वाली रूढ़ी या प्रथा से उन दोनों परिवारों के बीच विवाह अनुज्ञात ना हो, वे प्रतिष्ठित नातेदारी डिग्रियों के भीतर ना हो। दोस्तों, इसको मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। किसी रिश्ते से बंधा हुआ नहीं होना चाहिए, जैसे कि भाई या बहन, चाचा या भतीजी, इस प्रकार के जो अगर विवाह किया जाता है तो वो प्रतिष्ठित नातेदारी के अंतर्गत आता है। पांचवा, जब तक कि दोनों पक्षकारों में से हर एक को शासित करने वाली रूढ़िया या प्रथा से उन दोनों के बीच विवाह अनुज्ञात न हो, वे एक दूसरे के समपिंड न हो। इसका मतलब ये होता है कि मैं आपको बता दूं कि आप जिसके साथ विवाह कर रहे हैं, चाहे पति है या पत्नी है, हिंदू विवाह अधिनियम में ये होता है कि जो पिता की 5 पीढ़ियों तक आप विवाह नहीं कर सकते। आप जो विवाह रचा रहे हैं, आपका संबंध पिता की 5 पीढ़ियों तक नहीं होना चाहिए। अगर 5 पिता से 5 पीढ़ियों के अंदर अगर आप विवाह कर रहे हैं तो उस विवाह को अवैध माना जाएगा। उसी प्रकार माता की जो पीढ़ियाँ हैं उनके अंदर आप 3 पीढ़ी तक विवाह करते हैं तो कानूनी रूप से वो विवाह आपका अवैध माना जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये जो 5 धाराएँ शर्तें मैंने बताई है आपको, ये शर्तें आपको समझ में आई होगी। कुछ नहीं है दोस्तों, आपको इन शर्तों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। सीधी-सी बात है कि पति या पत्नी का कोई जीवित पार्टनर नहीं होना चाहिए और आप जिससे विवाह कर रहे हैं वो आपको सहमति देने में समर्थ है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसे कोई बीमारी होती है, बाद में पता चलता है, तो ऐसा भी अगर कहीं होता है तो वो भी कानूनी रूप से विवाह अवैध माना जाएगा। इसके अलावा आप खून के रिश्तों में शादी नहीं कर सकोगे। आपको पता ही है उम्र 18 और 21 साल, ये तो आप सभी को मालूम है। इसके अलावा ये भी होता है कि आपको ये भी देखना है कि आपके पिता से कितनी पीढ़ियाँ आपका संबंध बन रहा है या आपकी माता जी से कितनी पीढ़ी तक आपका संबंध बन रहा है, जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे लीगल अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।